नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, आज हम एक सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं और उस सब्जेक्ट का जो नाम आपका है जो कि सैड है। ठीक है, वैसे तो ये नाम से ही सैड आपका दिखाई देता है और बहुत सारे डाउट्स आपके विद्यार्थियों के आते हैं कि सर इस वाले सब्जेक्ट को हम किस तरीके से तैयार करें। तो ये जनरली यहाँ पर ये जो सैड वाला जो सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं कि सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, डिजाइन के नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता है। अब ये जो सब्जेक्ट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपका एग्जाम आपके आरपीएससी प्रोग्रामर का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आरपीएससी प्रोग्रामर के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है वो आपके इसी पार्ट से पूछे जाएंगे। इसी तरीके से आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो पार्ट आता है, ठीक है, आरआरबी आपका जेई का एग्जाम जो आने वाला है उसमें भी आपका सेट का पोर्शन आता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे आरपीएससी प्रोग्रामर का जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आपके सिस्टम को एनालिसिस करके डिजाइन करने का जो प्रोसेस है वही आपका सेट है। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलग सब्जेक्ट है, हाँ उसके कुछ कंसेप्ट जो है वो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साइड वाले पार्ट में भी इंक्लूड किए गए, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, आपकी जो भी है सिस्टम प्रोसेस डेवलपमेंट का पार्ट है वो आपका यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये सबसे पहले आरपीसी जो प्रोग्रामर है आपके पेपर सेकंड में आपके अप्रोक्सीमेटली 50 सवाल आपके सेट से संबंधित है। तो ये सबसे पहली चीज तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि ये जो आपका जो कंसेप्ट है वो आपका तैयार कैसे करना है। तो यहाँ पे तैयार करने के लिए आपको याद रखना है कि ये पूरा का पूरा आपका एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, आपका थ्योरी आपकी यहाँ पर है और जब थ्योरी की बात करें तो थोड़ी सी बोरिंग लगते हैं। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर करने का तरीका जो होता है वो आपका रियल, ठीक है, रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, आप जितना ज़्यादा अगर बात करें रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ में इसको जोड़ देंगे तो ये सब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है, साथ में कौन सी बुक रेफरेंस दे सकते हैं, और आज हम इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो आपका डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहला जो पार्ट आपका यहाँ पर जो दिया गया है जिसे सिस्टम कंसेप्ट कहा गया है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो पार्ट आता है कि सिस्टम होता है क्या है, ठीक है, सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके काम में लिए जाते हैं, सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स आपके होते हैं, ठीक है, सिस्टम के टाइप्स आपके क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, वो सभी पार्ट आपके यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स और बाउंड्रीज के बारे में है, टाइप्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये आपके किसी भी आपके प्रोसेस की बात करें, प्रोग्राम की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, हर चीज का कोई ना कोई डेवलपमेंट, इवन ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो उनकी भी तो एक लाइफ साइकिल है, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। रिकॉग्नाइजेशन नीड है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होते हैं, प्रोटोटाइपिंग क्या होता है और सिस्टम एनालिस्ट का रोल क्या होता है वो आपका डिस्कस किया जाएगा। तो सेकंड जो आपका पार्ट इसी यूनिट का जो भाग है, सिस्टम की प्लानिंग कैसे होती है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम क्या है, डेटा डिक्शनरी क्या होता है, डिसीजन ट्री क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है और डिसीजन टेबल्स आपकी कौन कौन सी होती है। तो इसके अलावा आईपीओ चार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड आपके वॉक थ्रू हो गए, इनपुट आउटपुट फॉर्म डिजाइन कैसे होती है, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स के बारे में, लेआउट के बारे में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कंसेप्ट और मेथड जो होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। ये पहली यूनिट है। तो सेकंड जो पार्ट आपका यहाँ पर एक पार्ट दिया गया है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडिगम। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से लिया हुआ जो पार्ट है एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आपके कौन कौन सिस्टम एनालिसिस कैसे किया जाता है, सिस्टम डिजाइन क्या होती है, सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन टेस्टिंग क्या होती है और सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस कैसे रखा जाता है। तो ये जो डिफरेंट आपके
फेजेस होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या फिर हम कहते हैं कि आपके सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके रेफरेंस में आपके कुछ क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। तो बेसिकली ये जो सिलेबस आपका यहाँ पर जो दिया गया है, जिसमें आपके जो मेन कंसेप्ट हैं कि सिस्टम के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, ठीक है, फिर इसके बाद में सिस्टम लाइफ साइकिल के बारे में, फिर सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो आप कभी भी अपने गोल या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपकी फिजिबिलिटी स्टडी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, प्लानिंग सिस्टम क्या होता है, एनालिसिस टूल्स और टेक्निक्स कौन से होते हैं। तो इसके बाद में आपका आता है कि सिस्टम की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, कि डिजाइनिंग के कौन कौन से फंडामेंटल्स होते हैं, मॉड्यूलर डिजाइन क्या होता है, डेटा प्रोसीजरल डिजाइन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या है। तो इसी तरीके से अगला जो कंसेप्ट दिया गया है सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में दिया गया है कि आप जब सिस्टम डेवलपमेंट करते हैं तो आपके कोड का डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, प्रोग्राम की डिजाइन क्या होती है, पैराडिगम्स क्या है, एफिशिएंसी कंसिडरेशन आपके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और टेस्टिंग, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह की टेस्टिंग आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, ठीक है, टेस्टिंग का पार्ट जो आता है। फिर इसके बाद में कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसका रख रखाव कैसे रखा जाता है, मेंटेनेंस कैसे रखा जाता है, वो सभी पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो जनरली यहाँ पर ये जो आपका सब्जेक्ट है वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हर किसी को ये बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी थ्योरी है। क्योंकि आपने अगर जब तक रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में अगर आप इन फैक्टर्स को ऐड नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल सब्जेक्ट हो जाएगा। पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको क्या अप्रोच अपनानी है कि एक तो आपको जो भी एग्जाम्पल्स आप पढ़ें उन सभी को रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ में जोड़िए, प्लस यहां पर दूसरा जो तरीका है वो एमसीक्यू है। ठीक है, आप जितनी ज्यादा एमसीक्यू करेंगे, टॉपिक वाइज जितने ज्यादा एमसीक्यू करेंगे, टॉपिक के बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको ये समझ में आएगा कि ये होता है क्या है और किस तरीके से इसे डिफाइन किया गया। बुक्स की बात करें, ठीक है, अगर आप प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की एक बुक आती है, ठीक है, 5th एडिशन ले सकते हैं। डेनिस विक्सम और रॉट नाम के व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर डिजाइन की गई ये वाली बुक है, ठीक है। इस बुक के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपकी वीली पब्लिकेशन आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, ठीक है। इसी का जो 6th एडिशन जो है, या तो 5th एडिशन पढ़ सकते हैं या 6th एडिशन में भी आपका दिया गया है। आप कहीं कहेंगे कि साहब हमसे तो अगर बात करें स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी जाती, वैसे तो स्टैंडर्ड बुक ही बेस्ट होती है। फिर भी अगर आपको लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहें तो सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन की अगर बात करें, एक लोकल राइटर हम कहते हैं इंडियन ऑथर्स की बुक है, ठीक है, संदीप रक्षित और सुमना आपके चक्रवर्ती की बुक है। आप चाहें तो इस वाली बुक को भी रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपकी यहाँ जो पहला जो कंसेप्ट दिया गया उसके बारे में थोड़ा सा आज मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम धीरे धीरे, ठीक है, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर एक सबसे पहला जो पार्ट आपका यहाँ दिया गया है, चलिए आज, ठीक है, सबसे पहला जो कंसेप्ट आपका यहाँ पर दिया गया है जिसे नाम दिया गया सिस्टम कंसेप्ट। ठीक है, आपका सिस्टम कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। देखिए यहाँ पे आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है, देखो पूरा का पूरा ये कैसा पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, साथ में कुछ एप्लीकेशंस के साथ में आप यहाँ पर इसे एड ऑन कर सकते हो। जैसे समझो कि सबसे पहला जो शब्द आपका यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है जिसे सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सिस्टम को हिंदी में हम जिस नाम से जानते हैं प्रणाली या फिर आपका तंत्र कहते हैं। तो कोई बता सकता है कि आप में से सिस्टम क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखो सिस्टम को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये शब्द ऐसा शब्द है जिसे आपने एक नहीं बहुत बार सुना होगा, अलग अलग जगह सुना होगा। तो ये देखो यहाँ पे जब भी सिस्टम को सामान्य रूप से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सिस्टम का बेसिकली मतलब होता है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड, ठीक है, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स टू अचीव, ठीक है, ए
प्री डिफाइन ऑब्जेक्टिव, प्री डिफाइन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम कहते हैं कि आपके किसी भी पहले से परिभाषित आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, संबंधित आपके भागों का जो समूह आपका कहलाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आपको देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें कि सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक तरीके का जैसे हम कहते हैं कि कौन सा कहलाया, बॉडी सिस्टम कहलाया। ठीक है, बॉडी सिस्टम, हम हमारे शरीर की बात करें, ठीक है भाई, आज अगर हम हमारे शरीर की बात करें तो शरीर में एक कंपोनेंट थोड़ी है, बहुत सारे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है बहुत सारे आपके किससे मिलकर बना है, कंपोनेंट से, या फिर हम कहते हैं कि इसमें भी बहुत सारे सब सिस्टम भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई सिस्टम का जो पार्ट होता है जो कि अपने आप में कंप्लीट एक सिस्टम है, वो भी आपका पार्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर जब हम यहां पर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो हम कह रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम भी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ठीक, कंपोनेंट आइदर हार्डवेयर या फिर हम यहां पर किसके नाम से भी जान सकते हैं, सॉफ्टवेयर के नाम से। ठीक है, देखो यहां पर आपके जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, MIS का नाम सुना होगा। MIS भी एक प्रकार का सिस्टम है जिसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने जैसे DBMS के नाम से सुना होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। ठीक है, जो मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है, आपके जैसे आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। ठीक है, आपकी जहां पर भी आपके इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स की बात की जाए, बहुत सारे इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स की बात की जाए, ठीक है, जहां सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं और इन सभी को हम आपस में को रिलेट करके या आपस में जोड़कर किसी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को जब अचीव करते हैं, अब कहते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब यहां पर एक सिंपली क्वेश्चन बन जाता है कि साहब ये जो सिस्टम वर्ड है, तो ये सिस्टम वर्ड कहां से डिराइव किया गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि साहब जो सिस्टम वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो ये सिस्टम वर्ड कौन सी लैंग्वेज से अगर बात करें डिराइव किया गया है। तो ये याद रखना कि जब भी सिस्टम वर्ड की बात करें तो सिस्टम वर्ड को ग्रीक वर्ड है। आप कहते हैं कि आपके देखो ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में या तो वर्ड ग्रीक भाषा से लिए गए और या फिर कौन सी लैंग्वेज से लिए गए भाई, यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज से लिए गए। ठीक है, यहाँ पर आपका एक वर्ड आपका यूज होता है जिसे आपका क्या कहते हैं, सिस्टमा। तो याद रखना कि आपका सिस्टम वर्ड जो है आपके ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम क्या है, सिस्टमा। ठीक है, ज्यादातर यहां पर ऐसे ही शब्द आपके यूज होते हैं, या तो लैटिन लैंग्वेज से होते हैं या ग्रीक भाषा से होता है। ठीक है, यहां पर आपका अब इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से। ठीक है, आपके सिस्टमा वर्ड की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप्स। ठीक है, जब सिस्टमा वर्ड की बात की जाए तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप्स। ठीक है, अमंग फंक्शनिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जितने भी फंक्शनिंग कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है, यहां पर फंक्शनिंग कंपोनेंट्स के बीच में या इकाइयों के बीच में, ठीक है, जो भी एक संगठित आपका रिलेशन होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज आपका रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम यहां पर किस नाम से, ये जो सिस्टमा वर्ड आपका यूज किया गया है उस सिस्टमा वर्ड की यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखो इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है कि यहां पे देखो आपके जो सिस्टम की कहानी जो आपकी यूज की गई है,
तो हम कहते हैं कि यहां पर सिस्टम क्यों एग्जिस्ट होता है। कई बार पूछ लिया गया है सिस्टम एग्जिस्ट होता है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कि हम कहते हैं कि साहब सिस्टम एग्जिस्ट क्यों एग्जिस्ट होता है। तो कहते हैं सिस्टम की जरूरत ही क्यों है भाई, कोई ना कोई तो रीजन होता होगा कि यहां पर, ठीक है, हम कहते हैं सिस्टम एग्जिस्ट बिकॉज इट इज designed to achieve an objective। हम कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए यहां पर इसे क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, एन ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, और या फिर हम कहते हैं कि मोर देन वन ऑब्जेक्टिव, एक या एक से अधिक ऑब्जेक्टिव को भी आपका विकल्प। भाई जैसे आज अगर हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम नाम सुना, अगर इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, आज मानव शरीर बनाने का कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव था कि पहले से डिफाइन किया गया कि सब जीवन प्रदान करना है आदमी को, ठीक है, इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव है। कंप्यूटर सिस्टम का मेन पर्पस हम कहते हैं कैलकुलेशन या कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड। ठीक है, आपका यहाँ पे ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पस ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है। ठीक है, आज अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उस कार्य करने का कोई मतलब नहीं है। आप ही जैसे आज आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव गोल डिसाइडेड है कि साहब मुझे सरकारी नौकरी लगना है। ऐसे थोड़ी ये सब मजे लेने के लिए पढ़ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि साहब एडमिशन ले लिया, बस ठीक है चल रही है जिंदगी, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि हर चीज का कोई ना कोई आपका निश्चित उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। कई लोग करते हैं कि साहब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस ठीक है, लेकिन याद रखिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसका भी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आजकल डिफरेंट टाइप के आपके सिस्टम आपके यूज किए जाते हैं, जैसे बिजनेस सिस्टम होते हैं। ठीक है, आपका कोई भी बिजनेस सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहां पर इस वाले पार्ट में आपको याद रखना है, तो याद रखना कि जब भी सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का मतलब आपके इंटर रिलेटेड कंपोनेंट का एक कलेक्शन है। ठीक है, जिसका उपयोग हम किसी एक ऑब्जेक्टिव या एक से अधिक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए यहां पर काम में लेते हैं। अब यहां पे जो भी आपके सिस्टम होता है, आपके उस सिस्टम में इंटर डिपेंडेंट। तो यहां पर आपके क्वेश्चन आपके जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो भी आपके सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये किसी भी सिस्टम के अंतर्गत जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। क्या ऐसा होता है क्या ऐसा होता है क्या? कौन बताएगा आप लोगों में से बता सकता है कि ठीक है आपके इंटरलिंक्ड होते हैं क्या, इंटरडिपेंडेंट होते हैं क्या? कौन बताएगा आप में से? कोई नहीं बता रहा है। तो ये याद रखना कि आपका यहां पे ऐसा भी कहा जाता है कि सिस्टम की बात करें तो सिस्टम को हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डरली, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हम कहते हैं कि जो एक दूसरे पर आपके क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट का मतलब जो एक दूसरे पर किसी प्लानिंग के आधार पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, इंटरनेट टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। आप कहते हैं कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस भाग का उपयोग किया गया है वो आपका दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब सिस्टम की जो स्टडी की जाती है तो हम कहते हैं कि यहां पे आपका कहा जाता है कि सिस्टम स्टडी। ठीक है, जो भी सिस्टम की स्टडी की गई है वो बेसिकली 3 अवधारणाओं पर आधारित होता है। या फिर हम कहते हैं कि यहां पे आपका कंसेप्ट ऑफ
कंसेप्ट ऑफ सिस्टम स्टडी, कि भाई आप कोई भी जो सिस्टम पढ़ रहे हो उस सिस्टम को पढ़ने के लिए जो भी कंसेप्ट आपके यूज किए गए हैं, ठीक है, आपके हैज थ्री बेसिक, ठीक है, थ्री बेसिक इम्प्लीकेशंस, ठीक है, आपकी तीन आपकी साधारण अवधारणाएं यहां पर आपकी होती है। कि कौन कौन सी अवधारणाएं होगी भाई, कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की बेसिक तीन आपकी मूल या बेसिक अवधारणाएं होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि पहला जो पार्ट आता है, पहला कहा गया कि ए सिस्टम, ठीक है, ए सिस्टम मस्ट डिजाइन टू अचीव ए predetermined ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पहला अगर बात करें यहां पर जो आपके सिस्टम के जो कंसेप्ट होते हैं उनके स्टडी के, तो जो बेसिक अवधारणा होती है वो आपके किसी भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ऐसा थोड़ी है कि डिजाइनिंग आप कर लो भाई। आप जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि आपके पास में एक जमीन रखी हुई है, एक प्लॉट रखा हुआ, आप उसमें मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए पहले से आप प्री डिटरमाइन आपका उद्देश्य होना चाहिए, 2 BHK बनाना है, 3 BHK बनाना है, 4 BHK बनाना है, ठीक है, पहले से डिफाइन करोगे तभी तो अगर बात करें उस सिस्टम की प्रॉपर आपकी क्या हो पाएगी, डिजाइनिंग होगी, ठीक है। यहां पर आपका सेकंड जो पार्ट आता है, ठीक है, आपका इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, आपके जितने भी कंपोनेंट्स आपके होंगे आपके उनके बीच में मस्ट बी एग्जिस्ट, ठीक है। यहां पर एग्जिस्ट अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। आपका अगला जो आपका पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस कैटेगरी के अंदर, कि हम कहते हैं कि जितने भी आपके कंपोनेंट्स होंगे उन सभी कंपोनेंट के बीच में, ठीक है, क्या होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, और इंटर रिलेशनशिप आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके सारे कंपोनेंट आपस में अलग अलग हो। पर आज अगर हम देखो कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की जो प्रक्रिया जो होती है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है। तो हम कह रहे हैं कि इनपुट आने के बाद, ठीक है, इनपुट आपके आने के बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट में प्रोसेस होता है और प्रोसेसिंग होने के बाद में आउटपुट आपका मिलता है। तो यहां पर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पर निर्भर करता है। प्रोसेसिंग तभी तो करोगे जब आपका इनपुट आएगा, ठीक है, और आउटपुट तभी तो दिखाओगे जब प्रोसेसिंग आपकी यहां पे क्या हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। तो यहां पर इस वाले पार्ट में तीसरा जो फैक्टर आपका है, ठीक है, यहां पर तीसरा जो पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है, यहां पे द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जो संगठन है उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है संपूर्ण रूप से होल हैज हायर प्रायोरिटी, ठीक है, हायर प्रायोरिटी देन अदर सब सिस्टम, ठीक है। यहां पर आपके किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आपके अलग अलग तरह के सब सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर कहा जाता है कि आपका हायर प्रायोरिटी देन अदर, ठीक है, अदर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सब सिस्टम। आप कहते हैं कि सब सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उससे हायर प्रायोरिटी। आप सब सिस्टम क्या होता है, तैयारी की कि ये एक कोई पार्ट है और उस वाले भाग में हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्ट आपके दिए गए हैं
इस तरीके से हम किसी भी सब सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना कि सिस्टम के अंतर्गत आने वाला एक छोटा पार्ट होता है जिसे सब सिस्टम आपका कह सकते हैं, और ये वाला जो एंटायरली पार्ट होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझो बॉडी सिस्टम, ये आपका एक सिस्टम है, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, सब सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, सब सिस्टम अपने आप में कंप्लीट सिस्टम होता है, लेकिन इसे हमेशा किसी बड़े सिस्टम के एज ए पार्ट के रूप में क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि सिस्टम का मतलब क्या है। तो ये याद रखना कि सिस्टम का मतलब सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होता है, संबंधित आपके कंपोनेंट्स का जो कलेक्शन होता है जिसका ऑब्जेक्टिव पहले से प्री डिटरमाइंड होता है, उसे हम सिस्टम कह सकते हैं। एक सिस्टम के अंतर्गत जितने भी कंपोनेंट होंगे वो इंटरडिपेंडेंस होंगे, ठीक है, साथ में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, उनके बीच में संबंध होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो होल ऑब्जेक्टिव होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू सब सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला जो पॉइंट आपका यहां पर यूज किया गया है, जो अगला पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, देखिए अगला जो शब्द आपका यहां पर पूछा जाता है कि साहब कोई भी जो सिस्टम होता है उस सिस्टम की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि साहब सिस्टम की कौन कौन सी विशेषताएं आपकी होती है, तो बताइए कौन कौन सी विशेषता होती है जो आपकी डिफाइन की जाती है। वैसे तो आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, आपकी जो डेफिनेशन आपने पढ़ी उस डेफिनेशन के अंदर ही आपने यहां पर वर्ड आपका यूज किया गया है। ठीक है, जैसे पहला जो पर्टिकुलर विशेषता आपकी यहां पर सिस्टम की जो विशेषता होती है, ठीक है, पहली जो विशेषता आपकी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपका यहां पर यूज किया जाता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जनरली यहां पर इसे कहीं कहीं क्या दिया गया है, ऑर्डर दिया गया। ऑर्डर का मतलब यहां पर किससे डिफाइन किया गया है, क्रम के नाम से भी यहां पर डिफाइन किया जाता है। तो याद रखना कि जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। ठीक है, स्ट्रक्चर और ऑर्डर से होता है। ठीक है, आपके किसी भी सिस्टम के अंतर्गत मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। अब इन सभी कंपोनेंट को किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, या इनका सीक्वेंसिंग क्या होता है, इसका जो ऑर्डर क्या होता है वो आपका यूज किया जाता है। तो हम कहते हैं कि एक तरीके से ऐसा भी कहा गया है कि आपका अरेंजमेंट, तो हम कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, इन ए सिस्टम टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। हम कह रहे हैं किसी भी आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो आपके कंपोनेंट्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जो क्रम में हम कह सकते हैं, जिसे व्यवस्था कह सकते हैं, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की बनी होती है जिसमें सबसे ऊपर टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल और फिर इसके बाद में बॉटम लेयर होता है। तो हम कह रहे हैं कि आपके सबसे ऊपर आपके सीईओ हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, फिर इसके बाद में टीम लीडर्स हो सकते हैं और लास्ट में ब्लू कॉलर वर्कर्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाती है जो किसी हायरार्की के रूप में यहाँ पर हो सकता है कि आपके प्रेसिडेंट से लेकर आपके यहाँ पर, हम कहते हैं प्रेसिडेंट से लेकर ब्लू कॉलर वाले पार्ट आपके यहाँ पर हो सकते हैं। तो पहला जो पार्ट आपको याद रखना है जिसे हम क्या कह सकते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद में दूसरा जो आपका विशेषता यहां पर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं।
ठीक है, सामान्य रूप से इसे कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं या संवाद आपका यहां पर यूज हो सकता है। तो यहां पर आपका कहा जाता है कि द मैनर, ठीक है, द मैनर थ्रू विच कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, वह तरीका जिसके द्वारा किसी भी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स आपके होते हैं, ठीक है, यहां पर ऐसा कहा जाता थ्रू विच कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, फंक्शंस विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम, कि वह तरीका जिसके द्वारा सिस्टम का एक भाग किसी अन्य भाग के साथ, ठीक है, कार्य करने का तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर परचेजिंग सिस्टम के अंतर्गत आप देखें तो यहाँ पर परचेजिंग वाला जो पार्ट है वो प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, पेरोल, इन सभी लोगों से अगर बात करें आपस में एक दूसरे से क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, तरीका बहुत जरूरी है जिसके द्वारा कोई भी एक कंपोनेंट आपके किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ में यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है जिसे कहा जाता है इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, एक तो होता है इंटरडिपेंडेंट आपका होता है, ये वर्ड यूज किया गया है, या तो एक तो होता है डिपेंडेंट होता है निर्भर आपका ये होता है, और एक होता है इंडिपेंडेंट जो होता है स्वतंत्र। लेकिन इंटरडिपेंडेंस का मतलब यहां पर क्या होता है, तो यहां पर कहा जाता है कि कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, जो भी कंपोनेंट होंगे वो आपके किस पर आपके डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे। जैसे इनपुट है भाई, कीबोर्ड से मिलने वाला इनपुट, आपके इनपुट पर कौन डिपेंडेंट है, सीपीयू जो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद में जो आउटपुट दिखाई देगा वो मॉनिटर पे दिखाई देगा। तो हम कहते हैं कि हर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पर आपका क्या होता है, यूज किया जाता है। तो हम कहते हैं कि यहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सिस्टम के जो भी भाग होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो यहां पर एक तरीके से हम कहते हैं कि ये सभी आपके कहा जाता है कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड एंड लिंक्ड विद, कोऑर्डिनेटेड होते हैं और एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। भाई आज अगर कंप्यूटर की बात, जैसे सीपीयू की बात करें, सीपीयू में कंपोनेंट्स कौन होता है, एएलयू भी होता है, सीयू भी होता है। तो ये एएलयू किसी भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, लेकिन वो डिपेंडेंट किस पर है, सीयू पे। जब तक सीयू कमांड को डिकोड करके कंट्रोल सिग्नल नहीं देगा, आपके किसी भी ऑपरेशन को हम यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम कहते हैं कि एक कंपोनेंट के आउटपुट पर दूसरे कंपोनेंट का इनपुट निर्भर करता है, उसी पर बेस आपके कोई भी ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर इस वाले भाग में हम कहते हैं कि आपके ये जो कंपोनेंट्स आपके डिफाइन किए गए हैं, इसे आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से आपका डिफाइन किया जाता है। इंटरडिपेंडेंस आपके किसी भी सिस्टम का बहुत ही क्रूशियल जो पार्ट होता है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर याद रखना कि आपको याद रखना कि कोई भी सब सिस्टम, ठीक है, हम कहते हैं कि याद रखना कि एक तरीके से याद रखना कि नो सब सिस्टम, ठीक है, कैन वर्क इन आइसोलेशन, मतलब अलग होकर कोई भी काम नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ी होता है कि रेस्पिरेशन सिस्टम क्या भैया हम तो आज से अलग अपना काम करेंगे, तुम तुम्हारा काम जानो। नर्वस सिस्टम कहेगी भैया मुझे बाकी के भागों से मतलब नहीं है, हम अपना अलग से काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर हम कहते हैं कि आपका कोई भी जो डेटा इनपुट है, देखो आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं और वो एक सब सिस्टम से मिलने वाला इनपुट जो है वो किसी दूसरे सब सिस्टम में आपका काम आ सकता है। भाई एक पर आपका जो भी आपका मिला इनपुट हमें मिला, फिर आपके उससे प्रोसेसिंग हुई, फिर वो नेक्स्ट वाले पार्ट में यूज होगा। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है आपके इंटर रिलेटेड होते हैं।
तो याद रखना इंटरडिपेंडेंस जो पार्ट आपका दिया गया है ये भी एक फैक्टर आपका यहां पर यूज किया जाता है। तो याद रखना कि आपका कोई भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो यूज किया जाता है उसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपका यहां पर आता है जिसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका यूज किया जाता है इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम कहते हैं कि आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें आपस में इंटीग्रेट किया जाता है, एक पर्टिकुलर पार्ट में कहा जाता है। तो हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबको अगर बात करें मिला दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि आपका हाउ ए सिस्टम इज टाइड टुगेदर, कैसे एक सिस्टम को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारी आपके आपस में किस तरीके से आपके जुड़े होते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई फिजिकल पार्ट या किसी लोकेशन को शेयर नहीं किया जाता, जबकि हम कहते हैं कि सभी कंपोनेंट्स मिलकर किसी एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर कह सकते हैं, एक और कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आपका यहां पर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। भाई अलग अलग कंपोनेंट हमने अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए हैं, लेकिन इन सभी का एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव यहां पर होना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रियल एंड स्टेटेड। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आपका कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है, रियल आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, यहां पर आपका स्टेटेड आपका हो सकता है, मतलब स्टेटेड मतलब पूरी तरीके से आपका डिफाइन आपका होना चाहिए। ठीक है, यहां पर कहा जाता है कि ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अनकॉमन नहीं होना चाहिए, सबका अलग अलग उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके सभी कंपोनेंट्स को आपस में इंटररिलेट, इंटरडिपेंडेंस या फिर हम कहते हैं कोरिलेट किया गया है, तो इन सभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका डेफिनेट रूप से एक ही होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट आता है जो आप लोगों को यहां पर बढ़िया से याद करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर एनालिसिस सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन प्रोग्रामर जैसे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके इसके आने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।